एक बार फिर संदेश देने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए, और जाते जाते तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात जो बोली है वो यही है कि अभी हमें लापरवाह नहीं होना है। भले ही हम इकोनॉमी को खोल रहे हो, भले ही हम छूट दे रहे हो, भले ही हम धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की तमाम कोशिशें कर रहे हो, लेकिन इस कोशिश में कहीं लड़ाई कमजोर ना हो जाए, इस बात का ध्यान हमें रखना है। हालात बिगड़ने नहीं देना है। लापरवाही गंभीर हो सकती है, खतरा अभी टला नहीं है, उतना ही बड़ा है। इसलिए 2 गज की दूरी हो, चेहरे पर मास्क हो और हाथ धोने की जो आदत पड़ी है वो बरकरार रहे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने आज बहुत सारी बातों का जिक्र किया। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे तमाम उपायों का जिक्र किया। देशवासियों की सेवा शक्ति और सेवा भाव का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने जो देशवासी आगे आकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं उनका खास तौर पर जिक्र किया, सराहना की उन्होंने। तमिलनाडु के सी मोहन का जिक्र किया, मदुरै में सैलून चलाने वाले हैं जो सी मोहन, उनका जिक्र किया। अगरतला में जो गौतम दास है उनका जिक्र किया। पठानकोट में दिव्यांग राजू का जिक्र किया। बहुत सारे लोगों का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने संकट की घड़ी में इनोवेशन का जिस तरह से उपयोग हो रहा है उसका जिक्र किया। इसके अलावा आत्मनिर्भरता का आज एक बार फिर से जिक्र किया। योग की उन्होंने बात की, गरीब की बात करी, आज श्रमिकों की बात उन्होंने करी, प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान हुआ है उसका उन्होंने जिक्र किया। बहुत सारी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हैं, लेकिन जो लॉकडाउन 5.0 है, जिसे कहा जा रहा है कि अनलॉक 1 है, इसको लेकर एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ दे दिया है कि खतरा अभी टला नहीं है, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आएगी, लेकिन हम लोग लापरवाह ना हो। प्रवीण खंडेलवाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल है CAIT के। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लॉकडाउन 5.0 या अनलॉक 1.0 जिसे कह रहे हैं, इस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसका जिक्र किया है कि भाई हम धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला रहे हैं। अब जो इसका स्वरूप सामने आया है सर, कल की गाइडलाइंस के बाद, इससे क्या रिटेलर्स और छोटे कारोबारी संतुष्ट हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने आज जो मन की बात में कहा है, यदि हम उसको गहराई से देखें तो उन्होंने भविष्य का रास्ता उस पर दिखाने की चेष्टा की है। जब उन्होंने अनलॉक 1 का जिक्र करते हुए ये 2 बातें बड़ी स्पष्ट कही हैं कि जो भविष्य की जो सावधानी है वो बनाए रखना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ गरीब मजदूर का जो जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि गरीब और मजदूर अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी धुरी है, तो उन्होंने ये भी कहा कि गरीब मजदूर को पर्याप्त मात्रा में उनका ध्यान रखा गया, जिससे कि अब वो अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो पर्यावरण का विषय लिया, जो उन्होंने योग का विषय लिया, उन्होंने ये बताने की चेष्टा की है कि भविष्य में हमारा खान पान कैसा रहना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी रहनी चाहिए। और ये जो आने वाला समय है अब इनोवेशन का है, नए व्यापार का समय है, तो लोगों को व्यापार के नए विकल्प ढूंढने होंगे, लोगों को नए तरीके का व्यापार शुरू करना होगा और व्यापार जो वर्तमान में चल रहा है उस फॉर्मेट को आधुनिक तकनीक के साथ में जोड़ना होगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जितने भी विषयों को छुआ है उसमें हर विषय से कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था की बात निकलती है, और निश्चित रूप से ये हमारे लिए चुनौती है कि कैसे हम कम समय में वापस दोबारा अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से कल लॉकडाउन की जो अनलॉक 1 की गाइडलाइंस आई हैं, उसके हिसाब से लगभग देश को एक तरीके से खोलने की बात कही गई है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने एक अपॉर्चुनिटी दोबारा दी है व्यापार और उद्योग को वापस रफ्तार पकड़ने के लिए। लेकिन ये कहने में प्रधानमंत्री नहीं चूके हैं कि इस सब का जो मूल मंत्र है वो है सावधानी, सुरक्षा के जो उपाय सरकार ने बताए हैं उसका पालन हम सबको करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर अग्रवाल, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर अभी थोड़ी देर पहले मन की बात कही है और उसमें उन्होंने बहुत तमाम जिक्र किया
स्वास्थ्य सेवाओं का भी जिक्र किया। एक बात जो वो कह रहे हैं कि भाई अभी लड़ाई अभी हमें रुकना नहीं है, कहीं थोड़ी सी भी लापरवाही लड़ाई को कमजोर ना कर दे। सर अब आगे की राह जो है अनलॉक 1 की किस तरह से देख रहे हैं आप? लगता है अग्रवाल साहब के साथ हमारा संपर्क कट गया है। प्रवीण खंडेलवाल साहब लेकिन हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है, आत्मनिर्भरता का उन्होंने बात की है, और इसके अलावा उन्होंने दो लोगों का भी जिक्र किया कि नमो ऐप पर मुझे सुझाव आए हैं कि लोग कह रहे हैं कि चाहे यूरिया हो, चाहे पेट्रोल पदार्थ हो, चाहे दूसरी चीजें हो, उनका आयात कम हो, हम आत्मनिर्भर बने, इसका देश में प्रोडक्शन बढ़े, लोकल से वोकल की उन्होंने बात की। सर, रिटेलर्स के लिए और छोटे कारोबारियों के लिए आत्मनिर्भरता के क्या मायने हैं फिलहाल? देखिए, मुझे लगता है कि पहले प्रधानमंत्री ने लोकल, वोकल, ग्लोबल 3 शब्दों का उपयोग करके पूरे देश और व्यापार, उद्योग और व्यापार को यह संदेश देने का बहुत सही प्रयास किया है कि आने वाले समय में जो, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि व्यापार और उद्योग के तौर तरीके हमको बदलने होंगे। हमारी जो निर्भरता विशेष रूप से, जैसे अगर मैं जिक्र करूं तो पिछले 10-15 वर्षों के अंदर हमारी निर्भरता चीन के हर उत्पाद पर हो गई, और निश्चित रूप से मैं इस बात को बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि हमारे व्यापार और उद्योग ने चीन के अलावा कभी दूसरे विकल्प को तलाशने का प्रयत्न नहीं किया। हम केवल चीन से माल मंगाते रहे और अपने प्रॉफिट के विषय में ध्यान रखते रहे कि हमें कितना मार्जिन मिल रहा है, और आगे उसका विस्तार होकर के हमारे देश की इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंचाएगा, शायद इसका आकलन पूरे तौर पर हम लोग नहीं कर पाए जो व्यापार और उद्योग से जुड़े हैं। तो जब लोकल, वोकल, ग्लोबल की बात होती है तो प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट संकेत दिया है कि आने वाले समय में सरकार की जो प्राथमिकता है वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उनको, उनके स्टैंडर्ड को बढ़ाने की है। और अभी जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 उदाहरण दिए जो उनको नमो ऐप पर मिले थे, उन 2 बहुत मामूली से उदाहरण प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात पर देख करके ये संकेत देने का प्रयास किया है कि जो हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, जो हमारे ट्रेडिशनल हैंड पेंटिंग है, और सबसे बड़ी बात कि हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा राज्य है, ऐसा देश है जहाँ हर शहर की अपनी एक विशेषता है। अगर हम फिरोजाबाद की बात करें तो हमें चूड़ियों की याद आती है, यदि हम मुरादाबाद की बात करें तो हमें पीतल के उसकी याद आती है। तो प्रधानमंत्री ने अब इस बात को कहा है कि हमारी जो विशेषता हिंदुस्तान के अंदर है, अब समय आ गया है कि हम उस विशेषताओं को ऊपर लेकर के आए और उनको ग्लोबल लेकर के जाए। इसीलिए लोकल, वोकल, ग्लोबल का जो संदेश उन्होंने दिया है, मैं समझता हूँ कि यदि हमारा देश का व्यापार और उद्योग बजाय विदेशों पर निर्भर होने के, यदि हम अपने देश की जो हमारी खासियत है, जो खूबी है, अगर हम उसको मोटिवेट करें और उसको हम यदि बड़ा बनाएं, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि हम आत्मनिर्भर होंगे और हमारी निर्भरता और देशों पर कम होगी। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल मेरे साथ वापस जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, आप आगे की राह किस तरह से देख रहे हैं? स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चुनौतियां अब 1 जून के बाद किस तरह की होंगी अनलॉक 1 में? नंबर 1 इज अर्बनाइजेशन ऑफ रूरल एरिया। जितने भी लोग जो रूरल एरियाज में गए हैं, लोग इनके पीछे पीछे जाएंगे, एमएसएमई इनके पीछे पीछे जाएंगे, जो देश के लिए ओवरऑल अच्छा होगा। दैट इज 1। नंबर 2 इज अभी जो केसेस आ रहे हैं वो घरों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोग जो घर से बाहर तो मास्क पहन रहे हैं, घर में मास्क नहीं पहन रहे। तो याद रखिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग बाहर पालन कर रहे हो, अंदर भी पालन करो, खासकर अगर आप पब्लिक डीलिंग करके आ रहे होते हैं। और तीसरा है कि सरकार की एक इमीडिएट पॉलिसी आनी चाहिए कि अगर ऑफिस में, घर में, मॉल में कहीं पर भी पहला पॉजिटिव केस आ जाए तो पैनिक ना हो। ये 3 चीजें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ। सर, बिल्कुल 8 जून से सरकार ये कह रही है कि जो धार्मिक स्थल हैं उनको भी खोला जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके। इस पर एक देश में बहस चल रही है। बहस ये चल रही है सोशल मीडिया पर खास तौर से कि भाई इतनी जल्दी क्या आपको धार्मिक स्थलों की खोलने की? आपको क्या लगता है सर, सरकार का ये फैसला ठीक है? इसमें चुनौतियां वगैरह किस तरह की होंगी? लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ खोलो,
लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और चैंटिंग नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। ओके, सोशल डिस्टेंसिंग और चैंटिंग न हो तो हम कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल बिल्कुल सही। और सर, आपको क्या लगता है देश में जो टेस्टिंग की रफ्तार है वो अभी बढ़ेगी? बिल्कुल, वो अभी बढ़ेगी। अभी दिल्ली में नेक्स्ट 2 हफ्ते में आपको बहुत ज्यादा केसेस दिखाई देंगे। ऑल राइट सर। और प्रेडिक्शंस क्या है सर? ये पीक कब तक रहेगा? कब तक पीक पर हम जाएंगे और फिर डाउनफॉल कब आना शुरू होगा ग्राफ में? अभी 2 हफ्ते क्रूशियल हैं, आपको 5 गुना नंबर मिल सकते हैं, तो इसलिए प्रिकॉशंस लीजिए, इसको बचाना है हमारे को। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। के अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी प्रिकॉशंस जरूरी हैं। अगले 2 हफ्ते बड़े क्रूशियल होंगे और केसेस बढ़ने की आशंका पूरी है, क्योंकि अब हमने जिस तरह से एहतियात के तौर पर जितनी भी सावधानी पूर्वक अभी तक हमने अर्थव्यवस्था को बंद करके एक तरह से संक्रमण रोकने की कोशिश की थी, अब वक्त आ रहा है कि धीरे धीरे हम अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं, हम ढील दे रहे हैं, तो संभावना आशंका ज्यादा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोज भी होंगे, एक दूसरे के संपर्क में भी आएंगे, तो संक्रमण बढ़ सकता है। लेकिन एहतियात भी जरूरी है और आज इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। प्रोफेसर अरुण कुमार इस वक्त देश के जाने माने अर्थशास्त्री मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उन पर अर्थव्यवस्था हमारी किस तरह की रहने वाली है, आगे क्या भविष्य, चर्चा करते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले मन की बात कार्यक्रम में अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम घरेलू विमान सेवाएं शुरू कर रहे हैं, ट्रेन शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पर पटरी लौटेगी। सर, ये जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं, ये ठीक चल रहे हैं सर हम? मेरा मानना है कि इस समय केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इस समय खोलने में खतरा ज्यादा है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि सबका एंथुसियाज्म बना रहे, कोई हताशा ज्यादा न बहे। और जो उन्होंने बातें रखी उसमें मतलब कोशिश ये है कि हताशा कम से कम हो और निराशा का दौर न चले। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे उन्होंने बहुत, जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात की है, योग की बात की है, इंपोर्ट में कटौती की बात की है ना, ये सारी बातें उन्होंने की, इनोवेशन की बात की है ना। तो मेरा मानना है ये सब बातें सही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय जो जरूरी चीज थी कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो हमें बेरोजगारी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से जो लोग पलायन करके गांव गए हैं, जो शहरों में जिनके पास काम नहीं है, क्योंकि अभी भी देखिए डिमांड तो बहुत कम रहेगी। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो महज 5-10% पे ही काम कर रहा है। एयरलाइंस इंडस्ट्री भी मुझे नहीं लगता कि 20-30% से ज्यादा पे काम करेगी। और जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वो तो बंद ही पड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा रोजगार तो वहीं होता है। तो जो असंगठित क्षेत्र बंद पड़ा है, वहाँ पे जो लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, तो वहाँ पे हमें अर्बन एरियाज में भी एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लगानी पड़ेगी और रूरल एरिया में भी जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। सरकार ने 40 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त तो दिया है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद 2-3 लाख करोड़ रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि CMI का डेटा बता रहा है कि कम से कम 12-13 करोड़ लोगों का जो नौकरी चली गई है, काम चला गया है। तो अगर हमें इतने बड़े तबके को जो कुछ रोजगार देना है, कुछ सपोर्ट देनी है, तो हमें कम से कम 2-3-4 लाख करोड़ रुपया तो वहाँ देना ही पड़ेगा और अर्बन गारंटी स्कीम भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मुझे ज्यादा संतोष होता अगर प्रधानमंत्री जी इसका जिक्र करते कि हम किस तरह से बेरोजगारी से निपटेंगे, रोजगार कैसे बढ़ाएंगे, खासकर क्योंकि अभी इंडस्ट्री वगैरह बहुत बड़े लेवल पे तो स्टार्ट होगी नहीं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज थी जिसका अगर वो जिक्र करते तो हमें और आशा बढ़। सर, आपने जिक्र किया। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज प्रधानमंत्री ने कुछ बातों का जिक्र किया, खासकर पूर्वी भारत का उन्होंने जिक्र किया। श्रमिकों के मसले पर उन्होंने कहा कि अब बहुत सारे राज्य उन्होंने कहा कि भाई स्किल मैपिंग हो रही है, माइग्रेशन कमीशन बन रहा है, लेकिन अब नए कदम उठाने होंगे। इस बात के उन्होंने संकेत दिए हैं कि अब शायद श्रमिकों पर सरकार का फोकस रहे। आपको लगता है कि एक अमूलचूल नीति में परिवर्तन करके अब श्रमिक बेस्ड हमें नीतियां बनानी होंगी? देखिए, ऐसा है कि अगर जब आपका घर जल रहा हो तो उस समय आप कहें कि हम दमकल घर बनाएंगे तो वो तो कई साल लग जाएंगे। इस समय तो देखिए जो सामने नजर आ रहा है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी ये शुरू में जिक्र किया कि बड़े स्केल पे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, बड़ी कठिन परिस्थिति में माइग्रेट कर रहे हैं।
उनको रिलीफ देना। और ये देखिए कृषि में भी परेशानी है, हालांकि कृषि में मतलब आप फिजिकल डिस्टेंसिंग करके आप काम चला सकते हैं, माइनिंग में चला सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो खबर आ रही है कि सब्जियां सड़ गई जो खेतों में, फल सड़ गए खेतों में, क्योंकि इस समय डिमांड बहुत कम हो गई है। और ये होना भी स्वाभाविक है कि अगर आपके 12 से 20 करोड़ के बीच में लोगों की जो नौकरी चली गई है तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी और इसीलिए इंडस्ट्री भी नहीं स्टार्ट हो पा रही। तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं, मीडियम टर्म में क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में। अभी शॉर्ट टर्म की समस्या ये है कि भुखमरी ना हो, लोगों की परेशानी खत्म हो, उस पर ध्यान दें। फिर हम लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म का सोचें कि उनको कहाँ कहाँ नौकरी मिल सकती है, हम स्किल मैपिंग करके कहाँ कहाँ रोजगार पैदा कर सकते हैं। पर तुरंत तो हमें उनको खाने पीने की चीजें मुहैया करानी पड़ेंगी, उनको कुछ रोजगार देना पड़ेगा जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में हो सकता है। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म को सेपरेट करते हुए शॉर्ट टर्म पे फोकस इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और नहीं तो सोशल अनरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, और ये सोशल अनरेस्ट बढ़ेगा तो जो हम अचीव करना चाहते हैं वो भी नहीं अचीव कर पाएंगे। ठीक है सर। सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, हाँ। अब मैं श्रमिकों से रिलेटेड है क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने श्रमिकों का जिक्र भी किया। देखिए श्रमिक जो है अब अपने अपने इलाकों में चले गए हैं जहां उनका मूल निवास है। अब ऐसे में प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक ह्यूमन रिसोर्स इम्बैलेंस की स्थिति आ गई है। जो शहरों में काम करने वाले कामगार थे अब वो अपने घरों की तरफ लौट गए हैं। इस ह्यूमन रिसोर्स इम्बैलेंस को कैसे हम पाटे आने वाले दिनों में, ये कैसे किया जाएगा? देखिए ऐसा है कि अभी तो इंडस्ट्री 10-20% से ज्यादा पे काम नहीं करेगी, तो अभी उसको बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जो लेबर अभी उपलब्ध है अर्बन एरियाज में उससे वो काम चलाएगी। पर समस्या उससे बड़ी है, समस्या उससे बड़ी ये है कि जो लोग पलायन कर गए हैं उनको काम कहाँ से मिलेगा, और अगर वो लोग शहर में वापस भी आएंगे तो उनको बहुत ज्यादा काम इस समय शहर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री के तो डिमांड की प्रॉब्लम है। जैसे मारुति कह रही है कि हमारे पास 1 लाख कारें तो अभी स्टॉक में हैं और अभी जो लोग ज्यादा खरीदने आ नहीं रहे हैं, तो अभी हम और बना के क्या करेंगे। तो मेरा मानना है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जैसे FMCG वगैरह उसको छोड़ दीजिए, पर बाकी जो डिस्क्रिशनरी जो डिमांड वाली हैं जैसे होटल्स हुए, रेस्टोरेंट हुए, मॉल हुए, कारें हुई, ये सब जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं वहाँ पे तो अभी काम ज्यादा शुरू होगा नहीं। उसी तरह जो असंगठित क्षेत्र है जहाँ पे कि 6 करोड़ यूनिट हैं वो सब बंद पड़े हैं, वहाँ पे भी अभी काम शुरू नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की कमी है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो जहाँ पे है उसको वहीं पे एम्प्लॉयमेंट गारंटी के द्वारा जो काम मिल जाए तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी, और उससे जो परचेजिंग पावर होगी तो डिमांड बढ़नी शुरू होगी, और जैसे डिमांड बढ़नी शुरू होगी तब जो लेबर की जो शॉर्टेज की समस्या आएगी। लेबर की शॉर्टेज की समस्या तुरंत अभी नहीं आने वाली, क्योंकि अभी तो बड़ी बड़ी जो अर्बन इंडस्ट्रीज हैं, सिटी में बेस्ड इंडस्ट्री हैं, वहाँ पे डिमांड ही बहुत कम है। ऑलराइट सर। सर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का भी एक बार फिर जिक्र किया, और उनका ये कहना है कि भाई आने वाला 1 दशक आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है ये बहुत कुछ हमारा भविष्य तय करेगा, देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। लेकिन सर इसके लिए इंपोर्ट कट, जैसा आपने कहा कि उनका इंपोर्ट कट पे भी फोकस रहा। 2 एग्जांपल उन्होंने दिए जो उनको नमो ऐप पर मिले थे, तो सजेशंस ये थे कि आप इंपोर्ट को कम कीजिए। अभी क्या हम लोगों की स्थिति इंपोर्ट्स में क्या है, और क्या हम वाकई में इंपोर्ट कट करने की स्थिति में हैं आने वाले वक्त में? देखिए ये भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। जैसे कि कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने में समय लगेगा, तुरंत तो हम जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते अपने उससे या कहीं और से। और ये जो सप्लाई चेन का जो डिस्ट्रप्शन हुआ चीन में जब कोरोना वायरस आया और उसके बाद से बाकी जगह फैल गया, तो हमारी जो एक्सपोर्ट है उसकी डिमांड ही खत्म हो गई है। मतलब जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह है उसके जो बाहर से जो डिमांड होती थी वो खत्म हो गई है। अब हमें अपने आप को भी ज्यादा सेल्फ लाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी देश भी ज्यादा सेल्फ लाइन की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लॉन्ग सप्लाई चेन नहीं होनी चाहिए और एक देश पे निर्भर इतना नहीं होना चाहिए जो सारी दुनिया चीन पे निर्भर हो गई थी। अब जैसे मेडिसिन हैं, दवाएं हैं, उसका 80% रॉ मटेरियल तो हमारे यहाँ चीन से आता है, और चीन में जब डिस्ट्रप्शन हुआ तो हमारे यहाँ भी डिस्ट्रप्शन होने लगा। तो आत्मनिर्भर भारत तो एक मतलब दुनिया में एक ट्रेंड हो गया है कि दुनिया में सब जगह लोग कह रहे हैं कि जो सप्लाई चेन कट करके हमें अपने आप पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो भारत को भी वो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट उतने होंगे नहीं कि हम उतना इंपोर्ट सपोर्ट कर पाएं। लेकिन जैसे पेट्रोलियम है, एनर्जी है, ऑयल है, उसके लिए हमें फिर जो सोलर पावर है इसकी तरफ जाना पड़ेगा, विंड पावर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो उतने ऑयल के और गैस के साधन नहीं है। हम तो 80-85% तो इम्पोर्ट करते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ पे भी हम बहुत बड़े लेवल पे इम्पोर्ट करते हैं।
तो इसमें आत्मनिर्भर करने के लिए काफी समय चाहिएगा। पर अभी हमें तुरंत ये देखना पड़ेगा कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट न बिगड़ जाए, क्योंकि इस समय हमारा एक्सपोर्ट बहुत गिर जाएगा और इंपोर्ट उतना नहीं गिरेगा। हालांकि इंपोर्ट भी गिरेगा क्योंकि जो हमारे यहाँ अपना जो उत्पादन है वो कम हो गया है। इस समय इंडस्ट्री 25-30% से ज्यादा काम नहीं कर रही, तो इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। लेकिन हमें ये खतरा है कि आगे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा पर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या ना आ जाए। और आपने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर से पलायन करके वापस देश में आ गए हैं, तो जो हमारे पास जो आता था उनका जो वहां से जो रेमिटेंस आता था वो भी बहुत कम हो जाएगा, और फॉरेन कैपिटल जो आता था वो भी कम हो जाएगा क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर रहा है। तो इसलिए कुल मिला के बैलेंस ऑफ पेमेंट ना बिगड़ जाए, उसके लिए हमें अभी से सचेत होना चाहिए और जो अपना इंपोर्ट है उसको कट करके और ये देखना चाहिए कि एक्सपोर्ट को कहां से बढ़ाएं। बिल्कुल सही बात है। और एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयास तो हमेशा से ही करने होंगे अगर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी ज्यादा है। लेकिन जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, जो सोच रखी है, उसको लोग हाथों हाथ भी ले रहे हैं और इस बात पर बहस जरूर हो रही है कि कैसे आत्मनिर्भर भारत बने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका, और साथ ही साथ खंडेलवाल साहब भी जुड़े हमारे साथ, डॉक्टर के अग्रवाल साहब भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अलग अलग पहलू और आयामों को छूने की कोशिश की है। अर्थव्यवस्था की उन्होंने बात की, जिसका हमने जिक्र भी किया, सेवा शक्ति जो है देशवासियों की उसका जिक्र किया, इसके अलावा कोरोना से लड़ाई में जो लोग लड़ रहे हैं उनका उन्होंने जिक्र किया, रेलवे का खासतौर पर जिक्र किया, आत्मनिर्भरता का जिक्र किया, विश्व नेताओं से उनकी जो योग पर उन्होंने बात जो बोली है उसका एक सीक्रेट भी उन्होंने रिवील किया कि लोग उनसे योग के और आयुर्वेद के बारे में पूछते हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत का जिक्र किया, प्राकृतिक आपदा और जल के बारे में उन्होंने बात की, और साथ में ये कहा कि हालत को अभी बिगड़ने नहीं देना है, लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क और हाथों को धोना, ये आदत आगे भी बरकरार रहनी चाहिए। ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश आज के मन की बात कार्यक्रम में। हमारे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।